You can imagine a 7-year-old girl asking her father, "Oh, the planets round other stars. Are there people on those मान लीजिए कि कोई बच्ची आपसे पूछे कि क्या दूसरे ग्रहों पर भी कोई बसा हुआ है, और आपका जवाब हो कि हो सकता है मगर हम नहीं खोज रहे क्योंकि ये मुश्किल काम है। एक बच्चे से ये कहना कितनी हतोत्साहित करने वाली बात होगी। result would be a closing down of the human adventure. यहाँ कई लोगों को लगता है कि किसी दूसरे ग्रह के वासियों से संकेत मिलने की संभावना काफी कम है, मगर कभी कोई संकेत मिला तो ये साबित हो जाएगा कि इंसान ब्रह्मांड में अकेला प्राणी नहीं है। राजेश जोशी, BBC। और अब टेक्नोलॉजी की खबरें क्लिक के साथ हैं विदित मेहरा। ईरान ने अपनी नेशनल ईमेल सेवा शुरू की है। इसमें वयस्कों को अपने पोस्ट कार्ड के साथ लॉगिन तैयार करना होगा। कई यूजर्स को चिंता है कि इससे सरकार के पास उनकी निजी जानकारी पहुंच जाएगी। अमेरिका में ऐसी स्मार्ट नैपीज बनाई गई हैं जो बच्चों की सेहत के बारे में चेतावनी दे सकती हैं। किसी भी तरह के इन्फेक्शन के शुरू होते ही इन नैपीज का रंग बदलना शुरू हो जाता है। इसके निर्माताओं का कहना है कि नैपीज में लगे स्ट्रिप्स को स्कैन करने से बच्चों की सेहत से संबंधित अहम डेटा सामने आ सकता है। ब्रितानी राज परिवार में ट्विटर अकाउंट बनाने वाले पहले सदस्य बने हैं प्रिंस एंड्रयू। ड्यूक ऑफ यॉर्क के अकाउंट को ट्विटर ने ऑफिशियली वेरीफाई किया है। ट्विटर में राज परिवार के कुछ सदस्यों के फर्जी अकाउंट भी हैं। 77 साल बाद किसी ब्रिटिश खिलाड़ी ने विंबलडन जीता, लेकिन सिर्फ यही ऐतिहासिक नहीं था। ऐतिहासिक बात यह भी थी कि उस मैच के लिए किसी भारतीय ने टॉस किया, और वो थी मिर्जापुर से आई पिंकी सोनकर। पिंकी के होंठ और तालू पैदाइशी कटे हुए थे। मैं पिंकी और उनके डॉक्टर से मिली और उनसे जाना कि सर्जरी के बाद पिंकी की जिंदगी कैसे बदली। लंदन की सैर करती पिंकी यहाँ उत्तर प्रदेश के एक गांव से बुलाई गई थी विंबलडन मेंस फाइनल में टॉस करने के लिए। पिंकी यहाँ स्माइल ट्रेन चैरिटी की प्रतिनिधि थी और लंदन आकर बेहद खुश हुई। नहीं सोचे थे कभी आने के लिए, पर आ गए। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? हम घूमते हैं, रहते हैं, अपना अच्छा लग रहा है हमको। सबसे अच्छा अभी तक क्या लगा आपको लंदन में? चॉकलेट फैक्ट्री और विंबलडन। लेकिन पिंकी की मुस्कान हमेशा ऐसी नहीं थी। कटे होंठ के चलते पिंकी ने काफी दिक्कतें झेली, जबकि एक छोटी सी सर्जरी से उसकी मुस्कान वापस मिल गई। लेकिन उसके जैसे कई बच्चे अक्सर समाज से कट जाते हैं। मेरा पहले होंठ कटा था तो हमको सब बच्चे चिढ़ाते थे, हम स्कूल नहीं जाते थे। ऑपरेशन हुआ तो इससे क्या क्या बदल गया? बहुत चीज़ बदल गया। अब हम मेरे फ्रेंड हो गई स्कूल में, और हम अच्छे से पढ़ते हैं, लिखते हैं। पिंकी को तो सर्जरी से अपनी मुस्कान वापस मिल गई, लेकिन विकासशील देशों में अभी भी करीब 10 लाख ऐसे बच्चे हैं जो इस सर्जरी का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ भारत में ही हर साल करीब 40,000 बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके होंठ या तालू का पैदाइशी ही कटे होते हैं। लेकिन संख्या से ज्यादा बड़ी दिक्कत है साधन और रवैया। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो आर्थिक समस्या है, क्योंकि आर्थिक कारणों से लोग अपना इलाज नहीं करा पाते। दिक्कतें बहुत तरह की हैं। बहुत सारा अंधविश्वास है कि जैसे माँ जब बच्चा पेट में था तो कोई सब्जी काट रही थी जबकि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। बहुत सारे लोग उसे एक ईश्वर का प्रकोप मानते हैं, ईश्वर का दी हुई चीज़ मानते हैं और उसका इलाज कराने नहीं आते हैं। अभी डर लगा? कटे होंठ और तालू ठीक करने की सर्जरी असल में काफी आसान है, और 1 घंटे से भी कम वक्त में पिंकी की ही तरह किसी बच्चे की मुस्कान उसे वापस मिल सकती है। जरूरत है जागरूकता और मंशा की। नेहा भटनागर, BBC, लंदन। अब बात उस रियलिटी शो की जिसमें अलग तरह का टैलेंट खोजा जा रहा है। फिलिस्तीन में एक टीवी शो ऐसा भी है जिसमें राष्ट्रपति चुना जाता है, सत्ता में आने के लिए नहीं, लेकिन शो में जीतने वाले को राष्ट्रपति बनने लायक करार दिया जाता है। शो का नाम है द प्रेसिडेंट। दुनिया भर के रियलिटी शो पॉप गायक या डांस में माहिर लोगों को खोजते हैं, लेकिन ये शो ढूंढता है एक युवा नेता। 1200 लोगों को पछाड़कर शो जीतने वाले रमल्ला के हुसैन अलदीक जानते हैं कि फलस्तीन जैसे क्षेत्र का वास्तविक राष्ट्रपति बनना कितनी बड़ी चुनौती है। I want to send the message to all the world
मैं दुनिया को एक संदेश देना चाहता हूँ। फलस्तीन के लोग बाकी देशों की तरह आज़ादी से रहना चाहते हैं और इजरायली कब्जे का खात्मा चाहते हैं। उम्मीदवारों को कूटनीतिक दक्षता और अच्छे तौर तरीके की कसौटी पर खरा उतरना होता है। हमलों से बचने की काबिलियत भी एक पैमाना है। मंजे हुए सियासतदां भी इन्हें परखने का खूब आनंद ले रहे हैं। पहली बात तो ये कि ये लोकतांत्रिक है। दूसरा, ये युवा पीढ़ी को सशक्त करने का जरिया है। इससे नौजवानों में ये जज्बा पैदा होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इस शो में लोकतंत्र के लिए भले ही उत्साह हो, लेकिन यहाँ वास्तविक चुनाव की दूर दूर तक कोई भी चर्चा नहीं कर रहा। स्वाति बख्शी, BBC। भले ही फिलिस्तीनियों के लिए स्वतंत्र देश अभी भी एक सपना ही है और उन्होंने 8 साल से राष्ट्रपति भी नहीं चुना है, लेकिन टीवी के जरिए ही सही इस शो ने उन्हें ये करने का मौका जरूर दिया। फिलहाल लंदन स्थित BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से नेहा भटनागर को अनुमति दीजिए। नमस्कार। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाजरीन आदाब, उर्दू दुनिया में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अब उर्दू स्मार्टफोन और टैब पर भी की जा सकेगी इस्तेमाल। कपिल सिब्बल ने नए उर्दू फॉन्ट और उर्दू की बोर्ड मैनेजर को किया लॉन्च। अरबी की सरगर्मियों से पूरी दुनिया हो सकेगी वाकिफ। अरबी टीचर्स एसोसिएशन की वेबसाइट का ख्वाजा इकराम ने किया इफ्तिताह। गैर मंजूर शुदा मदारिस के तलबा भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से दे सकेंगे 9वीं और 10वीं का इम्तिहान। कौमी तालीमी अक़लियती निगरान कमेटी ने तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए पेश किए तजावीज़। रिपोर्ट का उर्दू तर्जुमा जारी। और उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में सहाफ़त और शायरी ने भी किया है अहम रोल। काउंसिल के ताउन से शाया किताब खबरनामा और आसी शख्स और शायर का लेंगे जायजा। नाजरीन, उर्दू ज़बान का इस्तेमाल अब कंप्यूटर, लैपटॉप के अलावा स्मार्टफोन और टैब पर भी किया जा सकेगा। दिल्ली में उर्दू दुनिया की अहम शख्सियात की मौजूदगी में कौमी काउंसिल और वजारत मवासलात की मुश्तरका कोशिशों के नतीजे से तैयार हुए उर्दू फॉन्ट, उर्दू कीबोर्ड मैनेजर पर मबनी सॉफ्टवेयर मरकजी वजीर कपिल सिब्बल के जरिए लॉन्च कर दिया गया।
दिल्ली का इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन जुमे की सुबह से ही उर्दू दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ था, क्योंकि उर्दू फॉन्ट और उर्दू कीबोर्ड मैनेजर लॉन्च की तकरीब मुनक़िद होनी थी। मरकजी वजीर कपिल सिब्बल की ज़ाती दिलचस्पी के नतीजे में उर्दू को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ने का जो सफर तकरीबन 6 माह कबल शुरू हुआ था, आज इसका पहला पड़ाव मुकम्मल हुआ। उर्दू वालों की मौजूदगी में वजीर मवासलात व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया। इस मौके पर कपिल सिब्बल ने कहा कि उर्दू ज़बान को आगे बढ़ाने के लिए मुल्क आगे बढ़ेगा। हम इसके सपने कई बरसों से देख रहे थे और प्रयास कर रहे थे कि कब हम टेक्नोलॉजी द्वारा उर्दू ज़ुबान आम आदमी तक पहुंचाएं। तो वो कदम आज हमने आगे बढ़ाया है और मैं इसके लिए सीडैक को ख़ास तौर पे और नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज को और TDIL को और हमारे जो अधिकारी हैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार को, कुलकर्णी साहब को, स्वर्ण लता जी को, प्रोफेसर इकरामुद्दीन साहब को और जो प्रेरणा देने वाले अख्तर अलवासी साहब, अपने बरेलवी साहब, ये लोग हमें पुश करते थे कि 15 करोड़ लोगों के लिए तो एक तो अलग बात है, लेकिन उर्दू ज़ुबान कोई केवल 15 करोड़ लोगों के लिए नहीं है। उर्दू ज़ुबान हिंदुस्तान की संस्कृति सभ्यता से जुड़ी हुई है और हिंदुस्तान की सभ्यता की रूह है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि डिजिटल मीडिया में विंडो यूनिकोड के ज़रिए खुल गया। आप इतने बड़े तादाद में हैं, आपके सारे लोगों के हाथों में मोबाइल है, लेकिन आप अपनी ज़बान में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, मैसेज नहीं डाल सकते थे, फ़ोन बुक सेव नहीं कर सकते थे, ठीक है। और आज तो स्मार्टफोन में सारी सहूलतें जो होती हैं इंटरनेट में जाने की, तो ये सारे दरवाजे आज खुल गए। उर्दू के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। इस सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकेगा, जिससे लैपटॉप, एंड्रॉइड फ़ोन, विंडो फ़ोन के अलावा कंप्यूटर पर उर्दू ज़बान को सीधे तौर पर अंग्रेजी ज़बान की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। अभी गालिब, शिबली गोल्ड समेत नस्ब के 12 फॉन्ट और नस्तालिक का फॉन्ट सॉफ्टवेयर में डाला गया है। रोजाना इस्तेमाल होने वाले 5000 अल्फाज का डेटा भी डाला गया है, लेकिन इसको फोन और कंप्यूटर में बढ़ाने की सहूलत भी है। खास बात यह कि सॉफ्टवेयर में उर्दू के अलावा अंग्रेजी का भी इस्तेमाल मौजूद है। फोनेटिक कीबोर्ड के अलावा दूसरे कीबोर्ड इस्तेमाल करने की सहूलत भी है। सॉफ्टवेयर तैयार करने वाले माहिरीन का कहना है कि अभी ये पहला कदम है और लंबा सफर तय होना है। I'm really happy that a very important event is happening in furtherance of use of Urdu language on the internet. As has been mentioned, lot more needs to be done. सॉफ्टवेयर को मारूफ सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी सीडेक ने तैयार किया है, तो हिंदुस्तान में उर्दू के सबसे बड़े इदारे कौमी काउंसिल तमाम सॉफ्टवेयर के मेयार की जांच करने की जिम्मेदारी निभाने के अलावा डाटा बैंक मुहैया करा रहा है। नाजरीन, उर्दूदान तबके ने ज़बान को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ने का खैर मकदम किया है। उर्दू वालों ने वजीर मवासलात कपिल सिब्बल और ख्वाजा इकरामुद्दीन की कोशिशों की सताइश की। हमारे लिए बहुत अहम दिन है और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए ताज़ियाना है जो कि ये कहते थे कि उर्दू ख़त्म हो गई, हिंदुस्तान में उर्दू का कोई मुस्तक़बिल नहीं है, ज़मीन पे उर्दू नहीं रही है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि उर्दू जो है ज़मीन से आसमान तक अब हर जगह मौजूद है। इसके लिए कपिल सिब्बल साहब और हुकूमत हिंद के हम शुक्रगुज़ार हैं और हमें उम्मीद है कि ये आज का जो सफ़र का पहला कदम है, ये आगे चलकर हम और बेहतर माहौल पैदा करेंगे। उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से जो IT की हम बात करते हैं या मार्केट वैल्यू कम है, तो मैं समझता हूँ उर्दू ज़बान में अगर ये सारी चीज़ें आ गई तो ये अंग्रेज़ी या फ्रांसीसी या जर्मन या चीनी किसी ज़बान से कम नहीं होगी। तो ये एक अच्छा कदम उन्होंने उठाया है और मैं खुले दिल से ख्वाजा इकराम साहब की, कपिल सिब्बल साहब की, NCPUL और जो IT मिनिस्ट्री है हमारी, मैं उसकी तारीफ़ करना चाहूँगा। नाजरीन, गैर मंजूर शुदा मदरसों के तलबा भी 10वीं का इम्तिहान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूल से कर सकते हैं। मेन स्ट्रीम से जुड़ने के बाद तलबा आगे की पढ़ाई किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी फॉर माइनॉरिटीज़ एजुकेशन की मीटिंग में NIOS और CBSE के ओहदेदारों ने बताया कि गैर मंजूर शुदा मदरसों के तलबा जदीद तालीम हासिल करने के साथ ही रोजगार पर मबनी कोर्स भी कर सकेंगे।
हाल ही में वजारत बराए फरोग़ इंसानी वसाइल के कायम करदा कौमी तालीमी अक़लियती निगरां कायमा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मरकजी वजीर एम पल्लम राजू को पेश की थी। इस रिपोर्ट का अब उर्दू तर्जुमा भी मंजर आम पर आ गया है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान के ज़ेरे एहतमाम मुनक़्क़िद हुई मीटिंग में रिपोर्ट के उर्दू तर्जुमे की रस्म इजरा कमेटी के चेयरमैन सिराजुद्दीन और कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर डॉक्टर ख्वाजा इकरामुद्दीन के हाथों अमल में आई। इस मौके पर वजारत के अफसरान के अलावा पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग यानी NIOS और CBSE के अफसरान ने भी शिरकत की। मीटिंग में गैर मंजूर शुदा मदारिस को NIOS से जोड़े जाने पर गौर व खौज किया गया और ये फैसला लिया गया कि गैर मंजूर शुदा मदारिस के तलबा भी अब 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात दे सकेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, उसमें अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो उसमें से एक सब्जेक्ट वो वोकेशनल ले सकते हैं, लेकिन मकसद ये है कि वो अभी उन बच्चों के पास जो गैर मंजूर शुदा मदारिस से आते हैं, अभी उनके पास ना तो उनकी डेट ऑफ बर्थ कोई सर्टिफाइड है, ना उनका पता सर्टिफाइड है, ना उनके पास कोई सर्टिफिकेट है। तो कोशिश ये है कि ओपन स्कूलिंग सिस्टम से वो ये हासिल कर लें, जिससे कि वो मेन स्ट्रीम जो हमारी तालीम है उसका एक हिस्सा बन सकें। इस नेशनल का मॉनिटरिंग कमेटी ने बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सिफारिश दी थी कि किसी न किसी तौर पर हर्डल्स आ रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं कि जो अक़लियती तालीमी इदारे हैं वो CBSE पैटर्न का CBSE से एफिलिएशन के साथ स्कूल शुरू करना चाहते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट से बहुत लंबा प्रोसेस था कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाए। अब उसको हुकूमत ने मान लिया है कि बगैर NOC के वो CBSE के अगर क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं तो CBSE उनको मान्यता दे देगी। CBSE जो है वो CBSE के पैटर्न पर वो स्कूल खोल सकते हैं। कमेटी की पहली सिफारिश ये है कि हुकूमत मौजूदा डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी जिला प्रोजेक्ट के तहत दर्जा 1 से दर्जा 8 तक और सेकेंडरी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत दर्जा 9 से दर्जा 12 तक मजहबी अक़लियतों के आदाद-ओ-शुमार जल्द अज जल्द जमा कराए, क्योंकि मौजूदा आदाद-ओ-शुमार नाक़िस हैं। कमेटी ने वजारत बराए फरोग़ इंसानी वसाइल के अलावा सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत, ज़राती रिसर्च, टेक्सटाइल बिलखुसूस फैशन टेक्नोलॉजी की वजारतों से मिलकर काम करने की सिफारिश की है ताकि अक़लियती तलबा को जदीद कोर्सेज से जोड़ा जा सके। कमेटी ने इंटरमीडिएट के बाद की मालूमात जमा करने के लिए एक सिस्टम तैयार करने की भी सिफारिश की है ताकि दाखिले का मुकम्मल डाटा बैंक तैयार हो सके। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी से अपर प्राइमरी स्कूलों में जाने वालों की तादाद की कमी पर कमेटी ने सख्त तशवीश जाहिर की है। बाज़ रियासतों में प्राइमरी दर्जात में जाने वाले बच्चों की तादाद में होने वाली कमी की वजूहात की तफसीलात न होने का भी शिकवा किया गया। वजारत बराए फरोग़ इंसानी वसाइल से जिलाई सतह के आदाद-ओ-शुमार का तज्जिया करने और रियासती हुकूमतों से मिलकर इस मसले को हल करने की सिफारिश की है। कमेटी ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत मदारिस व मकातिब को माली इमदाद जारी करने की सिफारिश की है, क्योंकि RTE एक्ट 2009 के तहत मदारिस व मकातिब को खारिज कर दिया गया था और उनकी माली इमदाद भी बंद कर दी गई थी। कमेटी ने इसे जारी रखने की सिफारिश की है। कमेटी ने 10% तक की अक़लियती आबादी वाले अजला में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कायम करने की सिफारिश की है। उर्दू आबादी वाले इलाकों में उर्दू मीडियम स्कूल न होने पर भी कमेटी ने सख्त तशवीश जाहिर की है और ये सिफारिश की है कि स्कूलों के कायम के साथ साथ बासलाहियत उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी और निसाबी किताबों की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। उर्दू मीडियम असातिज़ा की तरबियत के लिए टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल कायम किए जाएं और तरबियत याफ्ता उर्दू असातिज़ा का एक कौमी रजिस्टर तैयार किया जाए ताकि किसी रियासत में तरबियत याफ्ता टीचर न होने की सूरत में दूसरी रियासत से इस कमी को पूरा किया जा सके। वजारत ने निजी और सरकारी शराकत प्रोग्राम के तहत 2500 मॉडल स्कूल कायम करने की एक स्कीम तैयार की है, लिहाजा 250 स्कूल मजहबी अक़लियतों के लिए मुख्तस किए जाएं। इसी तरह 33% लड़कियों के रिजर्वेशन में अक़लियती फ़िरक़े की लड़कियों को भी इस स्कीम का फायदा पहुँचाया जाए। 11वें पंसाला मंसूबे के तहत वजारत ने 538 लड़कियों के लिए हॉस्टल कायम किए हैं, जिनमें कुछ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के साथ मिलकर कायम किए गए हैं। इसलिए कमेटी ने ये सिफारिश की है कि 90 अक़लियती अजला में 100 लड़कियों की गुंजाइश वाले कम अज कम 2 हॉस्टल कायम किए जाएं। रिपोर्ट में आला तालीम के शोबे में अक़लियती तलबा के कम तनासुब पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया है। कमेटी ने आला तालीम में अक़लियतों की शमूलियत बढ़ाए जाने और 90 अक़लियती अजला में मॉडल डिग्री कॉलेज कायम करने और उन्हें 100% ग्रांट फराहम करने की सिफारिश की है। इस तरह कमेटी ने UGC के जरिए चलाए जा रहे प्रोग्रामों में अक़लियती तलबा की हिस्सेदारी को यकीनी बनाए जाने और उन्हें वज़ाइफ दिए जाने की भी सिफारिश की है। कमेटी ने गैर इमदाद याफ्ता मदारिस में दोपहर का खाना बच्चों को फराहम करने की सिफारिश की है। 11वें मंसूबे में SPQM स्कीम के तहत मदरसों को 350 करोड़ रुपए का फंड हुकूमत ने फराहम कराया था, लेकिन बहुत सी रियासतों में ये फंड रियासती हुकूमतों की जानिब से तकसीम नहीं हुआ था।
कमेटी ने मरकजी हुकूमत से सिफारिश की है कि वो रियासती हुकूमतों को फंड जारी करने की हिदायत दे। SPQM स्कीम के तहत ग्रेजुएट असातिज़ा की तनख्वाह 6,000 से बढ़ाकर 8,000 और पोस्ट ग्रेजुएट असातिज़ा की तनख्वाह 12,000 से बढ़ाकर 15,000 करने की कमेटी ने सिफारिश की है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में हुकूमत की तमाम तालीमी स्कीमों के बारे में अक़लियती इलाकों में बेदारी पैदा करने की भी सिफारिश की है और इस बेदारी के लिए उर्दू अखबारात, उर्दू TV चैनल्स, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया की मदद लेने पर भी जोर दिया है। हिंदुस्तान व बैरून मुल्क अरबी ज़बान की सरगर्मियों से अब पूरी दुनिया के अरबीदां फ़ायदा उठा सकेंगे, क्योंकि अरबी टीचर एसोसिएशन ने बाज़ाब्ता प्लेटफॉर्म पेश करते हुए एक वेबसाइट शुरू की है। दिल्ली में एक पुरवक़ार तकरीब में काउंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर ख्वाजा इकराम ने इस वेबसाइट का इफ्तिताह किया। फरोग़ उर्दू भवन में अरबी असातिज़ा की एसोसिएशन की जानिब से हिंदुस्तानी अरबी स्कॉलर्स के लिए वेबसाइट की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासी समेत अरबी ज़बान व अदब के असातिज़ा मौजूद थे। ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन ने वेबसाइट का इफ्तिताह किया। हिंदुस्तान में अब तक है ना मुनज़्ज़म तरीके से कोई अरबिक के हवाले से काम नहीं किया जा रहा था और ये पहली दफ़ा अरबिक के असातिज़ा ने, स्कॉलर्स ने मिल करके एक इत्तेफाक राय और उन्होंने रजिस्टर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। ये मेरा ख़्याल है कि मजबूती और इस्तेहकाम के साथ काम करने के समत में एक बड़ी पेशरफ्त है। चूँकि कौंसिल अरबिक के फ़रोग़ के लिए भी काम कर रही है और इसीलिए कौंसिल को इन्होंने ये एजाज़ बख्शा कि कौंसिल में ये खुद आए और हमारे हाथों से इसका इफ्तिताह हुआ है। मैं इनके मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसलिए मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये कम से कम एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा कि रिसर्च स्कॉलर्स भी, असातिज़ा भी और दूसरे डिपार्टमेंट एक साथ मिलेंगे और अरबिक के फ़रोग़ के हवाले से काम करेंगे। हिंद अरब ताल्लुकात बड़े तारीखी रहे हैं। हिंदुस्तान में अरबी ज़बान व अदब पर बहुत काम हुआ है। ये काम न सिर्फ तहक़ीक़ी नौइयत का है बल्कि तख्लीकी काम में भी हिंदुस्तानी असातिज़ा व माहिरीन ने अपना सिक्का दुनिया में मनवाया है। आज भी 8 मिलियन से ज़ायद हिंदुस्तानी अरब मुल्कों में काम कर रहे हैं। 25 मुल्कों में अरबी सरकारी ज़ुबान है, जिससे अरबी ज़बान में रोज़गार और इंडस्ट्री के क़याम के बड़े इम्कानात हैं। अरबी माहिरीन का कहना है कि इनकी ये वेबसाइट अरबी वालों को आवाज़ बुलंद करने के लिए प्लेटफॉर्म देगी और हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में तर्जुमान होगी। माहिरीन का मानना था कि हिंदुस्तान में ज़रा सी तवज्जो से अरबी ज़बान रोज़गार की नवीद बन सकती है। आजकल दुनिया बहुत करीब हो गई है ताकि हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में अरबी में काम होता है वो पूरी दुनिया में देखा जा सके। इसी तरह जो अरबी का काम हो रहा है उसको हम यहाँ के लोगों के लिए उस वेबसाइट के ज़रिए पेश कर सकें। और उस वेबसाइट के फ़ायदे सबसे बड़े ये हैं कि जो किताबें दस्तयाब नहीं है हिंदुस्तान से मुताल्लिक़ और हिंदुस्तान की किताबें, वो हम इस पर PDF फाइल बना के डालेंगे। अरबी हिंदुस्तान में मदरसों में पढ़ाई जाती है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है, कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, लेकिन अरबी का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि इसके फ़रोग़ के लिए आदमी किस प्लेटफॉर्म से बात करे। कोई भी टीचर अभी तक जो बात करता था वो अपने इंडिविजुअली बात करता था, लेकिन अब उसके पास एक प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म से वो गवर्नमेंट को मुखातब कर सकता है, मिनिस्ट्रीज़ को कर सकता है, फॉरेन एम्बेसीज़ को कर सकता है। अब इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है अरबी का जो है फ़रोग़ अच्छा हो जाएगा हिंदुस्तान में। ये एसोसिएशन एक पहल है हम लोगों की जानिब से, जिसके ज़रिए हम उन तमाम हिंदुस्तान के अरबीदां लोगों से जुड़ना चाहते हैं और उनको अरबी की जो भी सहूलतें हैं मौजूद हैं उनसे हम उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। हिंदुस्तान ने शाह वलीउल्लाह से लेकर अली मियां नदवी, सैयद सुलेमान नदवी जैसे अरबी स्कॉलर पैदा किए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि ये प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान का वक़ार मज़ीद बुलंद करेगा। नाज़रीन, उर्दू दुनिया में यहाँ वक्त है ब्रेक का। दुनिया भर में उर्दू वाले क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कहां उन्होंने मायूस किया, कहां उम्मीदों के चिराग जलाए, कहां पीछे गए, कहां आगे बढ़े। ये सब जानने के लिए लाखों लोगों की तरह आप भी पढ़िए उर्दू दुनिया। उर्दू ज़बान, उर्दू अदब और उर्दू समाज का आईना। कौमी उर्दू कौंसिल का हर माह पाबंदी से शाया होने वाला खूबसूरत खूबसीरत रिसाला उर्दू दुनिया। कीमत सिर्फ 15 रुपये। ब्रेक के बाद उर्दू दुनिया में आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है।
قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کی جانب سے کی جا رہی کوششوں سے طلبہ کے مستقبل روشن ہو رہے ہیں۔ اداروں کے ذمہ داران مانتے ہیں کہ اگر زبان و ادب کی ترقی و بہبود سے وابستہ دیگر ادارے بھی کونسل کی طرز پر کام کریں تو اردو کے ساتھ ساتھ اہل اردو کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔ لکھنؤ میں واقع دارالعلوم وارثیہ میں بھی کونسل کے تعاون سے ایک ایسا ادارہ چلایا جا رہا ہے جہاں غیر مسلم طلبہ بھی اردو کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ گزشتہ چند برسوں میں فروغ انسانی وسائل کی وزارت کے تحت کام کرنے والی قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے زبان و ادب اور اہل اردو کے حوالے سے جو کوششیں کی ہیں ان کی کوئی دوسری نظیر نہیں۔ لکھنؤ کے گومتی نگر میں واقع اس کمپیوٹر سینٹر کا قیام 2 سال قبل ہوا تھا۔ جس وقت اس ادارے کو شروع کیا گیا تھا اس میں طلبہ اور طالبات کی تعداد 24 تھی، لیکن اس سال یہ تعداد 55 تک پہنچ گئی ہے۔ قومی کونسل نے یہ جو اردو ڈپلومہ کا یا کمپیوٹر سینٹر کا جو پلان کیا ہے وہ بہت اچھا پلان ہے۔ اس سے طلبہ اور طالبات کو بہت فائدہ ہو رہا ہے اور یہاں سے لوگ نکل کے اچھی جگہ جاب بھی پا رہے ہیں۔ قومی کونسل کی جانب سے ان اداروں کو چلانے کے لیے مختلف قسم کی مراعات فراہم کی جاتی ہیں۔ مالی تعاون کے ساتھ تکنیکی تعلیم اور اردو سکھانے کے لیے اچھے اساتذہ کے انتخاب اور ان کی ماہانہ تنخواہ کے لیے بھی کونسل رقم مہیا کراتی ہے۔ جی یہاں پر ہمارے کورس کا نام ہے کعبہ MDTP، جو ماڈیول وائز 1 ایئر کا ڈپلومہ ہے، جس میں اردو کا بھی ڈپلومہ ہوتا ہے اور کعبہ MDTP کا بھی ڈپلومہ ہوتا ہے، اور ساتھ میں CCC جوڑ دیا گیا ہے، جو اگر 1 ایئر کا ڈپلومہ کر رہے ہیں تو ان کو فری آف کاسٹ ہوتا ہے۔ اردو میں یہ جو کورسز چلائے جا رہے ہیں اس سے جو نان مسلم بچے ہیں ان کے لیے یہ بینیفٹ ہے کہ ان کو اردو بہت اچھے سے سیکھنے کو مل جاتی ہے، ایک ادر لینگویج ان کو سیکھنے کو مل جاتی ہے، اور پلس اس کورس میں یہ اچھائی ہے کہ انگلش کے ساتھ اگر انگلش نہیں آتی تو ہم اردو میں پیپر دے سکتے ہیں، تو وہ جو جن کی انگلش بہت ویک ہوتی ہے وہ اردو اپنی اسٹرانگ کر کے اردو میں پیپر دے لیتے ہیں۔ حالانکہ لکھنؤ میں کونسل کے تعاون سے کئی اور سینٹر بھی چلائے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ گومتی نگر سرحد پر واقع ہے، جس کا فائدہ یہ ہے کہ مضافاتی علاقے کے طلبہ اور طالبات بھی یہاں بآسانی پہنچ رہے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے طالب علموں کی تعداد میں تو اضافہ ہو ہی رہا ہے، ساتھ ہی بچوں میں یہ احساس بھی پروان چڑھ رہا ہے کہ یہاں سے کورسز مکمل کرنے کے بعد انہیں مستقبل میں بہتر مواقع فراہم ہو سکیں گے۔ مجھے ایک ایسے کورس کی ضرورت تھی جہاں پر اردو سے کمپیوٹر کے بارے میں جانکاری دی جائے، تو جب مجھ کو یہاں پر بتایا گیا کہ یہاں پر ایک ایسا کورس چل رہا ہے جہاں پر آپ کو اردو سے کمپیوٹر کی نالج دی جائے گی، تو مجھ کو ایک اپنے مستقبل میں روشنی دکھائی تھی کہ اس کورس کو کر کے میں آنے والے ٹائم میں سافٹ ویئر انجینئر کورس بڑے آرام سے کر سکتا ہوں۔ کالج میں بھی ہم نے کمپیوٹر سبجیکٹ لیا ہوا ہے، ہمیں کمپیوٹر سے آگے انجینئرنگ کرنی ہے اور اپنا فیوچر ہی کمپیوٹر میں بنانا ہے، اسی لیے ہم نے کورس ہی ایسا لیا کہ ہم ہر چیز کمپیوٹر کی نالج رکھ سکیں اور ہر چیز جان سکیں کمپیوٹر میں۔ اور کہیں کمپیوٹر اگر ہم سیکھتے تو اردو کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی، جب اور بھی کہیں ایگزام ہوتا ہے تو ہمیں انگلش میں دینا پڑتا ہے، یہاں پر جو ایگزام ہوتے ہیں وہ ہم اردو میں بھی ایگزام کو بیٹ کر سکتے ہیں، لکھ کر کے ایگزام میں بیٹ کر سکتے ہیں۔ قومی کونسل کی کوششوں کی ستائش ہر سطح پر کی جا رہی ہے، سینٹروں کے ذمہ داران اور طلبہ اور طالبات بھی مطمئن نظر آتے ہیں۔ آزادی کے بعد اردو زبان کی ترویج میں صحافت اور الیکٹرانک میڈیا کا رول اردو شاعری سے کم نہیں رہا ہے۔ شعر و شاعری سے اردو عوام کی زبان پر چڑھی تو ٹی وی اور فلموں نے اردو کی شیرینی کا سہارا لے کر عوام میں مقبولیت حاصل کی، لیکن صحافت نے اردو کے ہر گوشے کو مضبوط کیا ہے۔ قومی کونسل نے ادب اور شاعری کے ساتھ ساتھ فن صحافت پر بھی گراں قدر کتابیں قارئین کو پیش کی ہیں۔ ایم اعظم کی کتاب خبرنامہ اور محمد آصف کی کتاب شخص اور شاعر اسی سلسلے کی اہم ترین کڑیوں میں سے ایک ہے۔
اردو زبان عام طور پر اردو صحافت میں پرنٹ میڈیا کے ارد گرد ہی محدود رہی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا میں اردو زبان کے کثیر درجہ استعمال کے باوجود بہت زیادہ مواد موجود نہیں ہے۔ ای ٹی وی اردو کے مایہ ناز اینکر ایم اعظم نے اپنی اس کتاب میں خبرنامے کو مرکزی نقطہ نظر بنا کر الیکٹرانک میڈیا میں اردو زبان کی وسعت، افادیت اور ٹی وی پر اردو زبان کے استعمال کے بارے میں تفصیلی انداز میں روشنی ڈالی ہے۔ کتاب نہ صرف رپورٹنگ، ریکارڈ